alphabets of accounting. And as students, we are going to discuss, students, chapter number 2, terminologies of accounting. And Kapil sir called it as alphabets of accounts. Students, ये ऐसे terms हैं जो accounts को help करते हैं. मतलब to understand accountancy very perfectly, हमें पहले इन terms को समझना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स इन टर्म्स में शुरुआत करते हैं. सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स बिजनेस ट्रांजैक्शन. स्टूडेंट्स, हम लोग जब बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं. उन एक्टिविटीज में जैसे परचेस करना, गुड्स को परचेस करना, गुड्स को सेल करना, अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस पे करना, जैसे स्टाफ को सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, एडवर्टाइजमेंट का बिल पे करना, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं. इसी तरीके से हम लोग कुछ इनकम्स लेते हैं. कहीं से इंटरेस्ट मिलता है, कहीं से कमीशन मिलता है. तो ये सारे के सारे चीजों को हम लोग अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं. एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अवर स्टूडेंट्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस. तो बेसिकली वॉट एवर थिंग्स वी आर डूइंग फॉर द बिजनेस, हम जो भी चीजें हम लोग बिजनेस के लिए कर रहे हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जब हम लोग अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज एन स्टूडेंट्स बिजनेस ट्रांजैक्शन. स्टूडेंट्स, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. स्टूडेंट्स, देखो कौन बताता है व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? एनीवन? Students, anyone who wants to try what is financial and what is non-financial transaction? Yes, Vasundhara, please, beta. Monetary transaction. Yes, the transactions which are related to money are considered as a financial transaction. Non-financial transaction which are not connected to money are considered as a non-financial transaction. Now, students, can you tell me which kind of transactions are to be recorded in accountancy, financial or non-financial? Financial. Only financial transactions are to be recorded in accountancy. Non-financial transactions are never to be recorded in accountancy. Now, students, financial transactions have two different parts. One is cash transaction and other is credit transaction. याद है किसी को कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या था? मैंने बताया था. Yes, sir. अनोखी कैश ट्रांजैक्शन. सर, जिसमें हम इमीडिएट पेमेंट करते हैं. या ऑन द स्पॉट पैसा दे दिया, या हमने पैसा किसी से ऑन द स्पॉट ले लिया, उसको हम लोग कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन. एंड नाउ व्हाट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन? सर, हम कोई भी गुड्स ले फ्यूचर पेमेंट करते हैं. फ्यूचर पेमेंट. हम जब सामने वाले को 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद पेमेंट देंगे, या 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद उनसे पेमेंट लेंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज अवर क्रेडिट ट्रांजैक्शन. Am I clear, students? So there are two kind of business transactions. One is financial and other is non-financial. In financial, there are two parts. One is cash transaction and other is credit transactions. Okay, students, आगे बढ़ेंगे बेटा. Students, second terminology is account. Students, accounts के अंदर हम लोग जो भी transactions करते हैं, उनको एक separate नाम दिया जाता है. जैसे if you are purchasing the goods, it is considered as purchase account. If you are selling the goods, it is considered as sale account. If you are paying salary to your staff, it is considered as salary account. If you are paying interest to someone, then it is considered as interest account. It means that whatever transactions you are doing in a firm, in a business, these each and every business transactions are recorded separately with accounting. हर एक के सामने अकाउंट लिख के उसको रिकॉर्ड किया जाएगा. तो इससे क्या होता है बेटा? इसका लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये होता है कि सपोज करो मेरे पास 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं.
हम लोग जब अकाउंट्स बनाते ना स्टूडेंट्स, तो अकाउंट्स में मैंने किशन भाई को कितनी सैलरी दी, मनोज भाई को कितनी सैलरी दी, अकाउंट्स को उससे कोई कंसर्न नहीं है. इन अ मंथ हाउ मच टोटल सैलरी इज पेड, अकाउंट्स इज कंसर्न विद दैट थिंग. तो हम लोग स्टूडेंट्स इसीलिए उन सबका टोटल करके, मेरे पास जो 100 वर्कर्स काम करते हैं, उन 100 वर्कर्स को मैंने सपोज करो एक महीने का 1 करोड़ रुपया सैलरी दिया है या 50 लाख रुपया सैलरी दिया है, तो वो 50 लाख रुपीस इज कंसिडर्ड एज माय सैलरी अकाउंट. तो मुझे पता चले कि भी मेरा 50 लाख रुपया सैलरी के पीछे गया है. तो वॉट एवर ट्रांजेक्शन वी आर डूइंग इन दी बिजनेस, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज सेपरेटली नोन विद एन अकाउंट, ताकि हमको पता चले. जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो पूरे साल में हमने इलेक्ट्रिसिटी का कितना पैसा दिया है, तो हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस करके कंसीडर करते हैं. जितना भी टोटल हम लोगों ने परचेज किया, मिस्टर एक्स से, मिस्टर वाई से, मिस्टर जेड से, किसी से भी कितना परचेज किया, उससे कोई मतलब नहीं है. परचेज अकाउंट मतलब टोटल पूरे महीने या पूरे साल में हमारा टोटल कितना परचेज हुआ, वो परचेज अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा. Am I clear, students, to everyone? Yes, sir. So students, two terms we have discussed. One is business transactions and other is account. Now third is capital. Students, मैं आपको 2 मिनट देता हूं एक चीज सोचने के लिए. आपको ये सोचना है, मुझे कोई ऐसा बिजनेस आप लोग बताओ जो बिना पैसे के हो सकता है. You have 2 minutes to think upon. कोई ऐसा बिजनेस जो बिना पैसे के हो सकता है. Any guesses, students? Students, any guesses? बेटा आप लोग बातचीत करो मेरे साथ तो मजा आएगा. बातचीत नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा. नहीं है ना? ऐसा कोई? यस, जैनम बोल रहे हैं कुछ. यस जैनम, प्लीज बेटा. नहीं सर, समझ नहीं सर. कोई भी ऑनलाइन करने के लिए भी मोबाइल चाहिए, उसमें पैसा तो चाहिए ना बेटा. आपको कोई भी बिजनेस करना हो तो छोटा अमाउंट तो छोटा अमाउंट. आपको बिजनेस करने के लिए छोटे तो कम, बट यू नीड पैसा, यू नीड कैपिटल. So students, capital means whatever amount, whatever cash, whatever furniture, whatever motor car, and whatever personal things you are bringing into business, that is capital. आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टीज जब आप बिजनेस के अंदर कैरी करते हैं, you are bringing into business is considered as capital, is known as capital. मेरे पास पैसा पड़ा है, बिजनेस पे डाल दिया, कैपिटल है. मेरे पास घर पे फर्नीचर पड़ा था, बिजनेस में लेके आया, कैपिटल है. मेरे पास घर पे कंप्यूटर पड़ा था, बिजनेस में लेके आया, कैपिटल है. मेरे पास घर पे मोबाइल पड़ा था, बिजनेस में लेके आया, कैपिटल है. मेरे पास घर पे गाड़ी फ्री पड़ी थी, बिजनेस में लेके आया, कैपिटल. मतलब बिजनेस चलाने के लिए आप जो भी कुछ लेके आते हो, cash, furniture, motor car, whatever things you are bringing into the business, that is considered as our capital, students. Term number 3 clear beta sabko students? Term number 3 clear? Yes. Okay students, term number 4 is drawings. Students, capital में क्या होता है बेटा? आपकी पर्सनल चीजें बिजनेस में आती हैं, उसको आप कैपिटल कहते हैं. और ड्राइंग्स में क्या होता है बेटा? आपकी बिजनेस की चीजें पर्सनल में जाती हैं. मतलब मैंने मेरे घर के लिए कुछ भी पैसा खर्चा किया बिजनेस में से, बेटे की स्कूल फी पे की, बेटी की स्कूल फी पे की, वाइफ को गिफ्ट दिया, मम्मी पापा को कहीं घुमाने लेके गया, मैंने मेरे पर्सनल अपने पीछे कुछ खर्चा किया, घर वालों को मूवी दिखाने के लिए लेके गया, घर वालों को टूर पे लेके गया, वो सारा खर्चा मैंने बिजनेस में से पे किया. It is considered as drawing, students. मतलब आप बिजनेस में से कुछ भी कर रहे हो. मैं सपोज करो मैं वेजिटेबल का बिजनेस कर रहा हूं बेटा, मैं रोज 500 रुपए की वेजिटेबल्स घर पे लेके जा रहा हूं. It is considered as my drawings.
मैं ग्रोसरी का बिजनेस कर रहा हूं, हर महीने 25,000 रुपए की ग्रोसरी में घर पे लेके जा रहा हूं, इट इज कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग्स। मतलब आप बिजनेस में से जो भी चीजें घर के लिए लेके जा रहे हैं, दैट ऑल इज कंसिडर्ड एज योर ड्रॉइंग्स। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स टू एवरीवन बेटा? आर यू क्लियर विद ड्रॉइंग स्टूडेंट्स? फोर्थ टर्म। Yes. सो हम लोगों ने स्टूडेंट्स अब तक 4 टर्म्स डिस्कस किए। कौन सा बेटा? बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। इन चारों में किसी को डाउट हो बेटा तो पहले मेरे को पूछ लो फटाफट, तो मैं 5th टर्म पे जाऊं बेटा। नो डाउट स्टूडेंट्स? ग्रेट। अब हम लोग स्टूडेंट्स हम लोग जाते हैं 5th टर्म पे बेटा। स्टूडेंट्स हमारा 5th नंबर टर्म है लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स जब हम लोग बिजनेस करते हैं ना बेटा कोई भी, तो बिजनेस में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है असेट्स और दूसरे लायबिलिटीज। असेट्स का मतलब होता है कि आपके पास कहीं से भी पैसा आने वाला होता है। लायबिलिटीज का मतलब होता है आपको किसी को भी पैसा देना होता है। आपने जो पैसा दे दिया, दैट इज नॉट योर लायबिलिटी। स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, whatever amount you have paid, that is not your liability. Liability is what which you are supposed to pay, जो आपको फ्यूचर में पे करना है, that is considered as your liability students. अब liability के 2 पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। एक आती है नॉन करंट लायबिलिटीज, दूसरी आती है करंट लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स ये नोट डाउन करना बेटा जो मैं ये लिख रहा हूं बेटा। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है विच आर टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ्स। हम लोग जिनको 12 मंथ्स के बाद पेमेंट करेंगे। सपोज करो मैंने बैंक से लोन लिया 5 इयर्स का, इसका मतलब मैं उनको 5 साल के बाद पैसा दूंगा, दैट इज कंसिडर्ड एज अवर नॉन करंट लायबिलिटी। एक कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, उन्हें पैसों की जरूरत थी, उन डिबेंचर्स को वो लोग 10 साल के बाद पैसा लौटाएंगे, इट इज कंसिडर्ड एज नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि जिनको हम लोग 1 साल के बाद पेमेंट करेंगे, दे आर कंसिडर्ड एज अवर नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे कि बैंक लोन, हमने बैंक से लोन लिया, डिबेंचर्स, कोई कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इशू करती है, तो ये सारे जो है ना बेटा, ये सारे हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाते हैं, जिनको हम लोग 12 महीने के बाद पे करेंगे। फिर आता है करंट लायबिलिटीज विच आर पेड बिफोर 12 मंथ्स, जिनको मुझे 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट दे देना है। 3 महीने के अंदर, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने तक जिनको मुझे पेमेंट करना है बेटा, वो सब मेरी करंट लायबिलिटीज कहलाती है। अब करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाता है बेटा, लॉजिक समझना। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनसे हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं और उनको हम लोगों ने अब तक पैसा नहीं दिया, हम उनको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना के बाद हम लोग पेमेंट देने वाले हैं, वो क्रेडिटर्स। इसी तरीके से हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है। ओवरड्राफ्ट मतलब हम लोगों ने बैंक से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्स्ट्रा पैसा लिया है, हमने बैंक को ये कमिटमेंट किया है कि हम आपको 6 महीने में पैसा वापस कर देंगे, वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स कोई भी ऐसी पेमेंट्स जो हमको 1 साल पूरा होने से पहले मतलब ये जो हमारा ईयर चल रहा है, इस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जिनको हम लोगों को पेमेंट करना है, उनको हम लोग कहते हैं करंट लायबिलिटी, और जिनको हम लोग 31 मार्च 2022 के बाद पेमेंट करेंगे, वो हमारी कहलाती है नॉन करंट लायबिलिटीज। एम आई क्लियर बेटा? स्टूडेंट्स क्लियर? Yes, sir. करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। सर आपने बैंक लोन के नीचे क्या लिखा है? बैंक लोन के नीचे डिबेंचर्स लिखे हैं बेटा। स्टूडेंट्स जब भी किसी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है ना बेटा,
तो वो कंपनी या शेयर्स इशू करती है या डिबेंचर इशू करती है। शेयर्स मतलब कंपनी का जिंदगी भर का पैसा, जब तक कंपनी चलेगी तब तक शेयर्स को पैसा वापस नहीं करेगी। लेकिन डिबेंचर्स जो होते हैं ना बेटा, वो कंपनी डिबेंचर्स जब इशू करती है तो उसके पीछे ड्यूरेशन फिक्स होता है कि 5 साल 10 साल के बाद हम आपका पैसा वापस कर देंगे, उनको हम लोग डिबेंचर्स कहते हैं। शेयर्स जब कंपनी इशू करती है बेटा तो वो ऑलमोस्ट लॉन्ग टाइम होता है। लॉन्ग टाइम मतलब लाइफ टाइम, जब तक कंपनी चलने वाली है तब तक कंपनी उनके शेयर्स का पैसा वापस नहीं करेगी। जबकि डिबेंचर्स क्या होता है बेटा, कंपनी एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल के बाद उनका पैसा वापस कर देगी, वो हमारे डिबेंचर्स कहलाते हैं। सेम में पब्लिक डिपॉजिट, जब कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इशू करती है तो पब्लिक डिपॉजिट का ड्यूरेशन फिक्स है बेटा 36 महीना, मतलब 3 साल। कंपनी 3 साल तक अगर कंपनी को पैसों की जरूरत है तो कंपनी मेजरली पब्लिक डिपॉजिट इशू करती है। अगर 3 साल से ज्यादा पैसों के लिए कंपनी को जरूरत है तो कंपनी डिबेंचर्स के लिए जाती है। और किसी को डाउट था बेटा? कोई पूछ रहा था मुझसे डाउट? स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया बेटा सबको लायबिलिटी? तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, अब स्टूडेंट्स जैसे लायबिलिटीज हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ये टर्म असेट्स भी हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स असेट्स मतलब जो आपके पास पैसा आने वाला है। ये दोनों टर्म्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं लोगों को। आपके पास जब पैसा आने वाला है फ्यूचर में, दैट इज योर असेट, और जहां पे आपको फ्यूचर में किसी को पैसा देना है, दैट इज योर लायबिलिटी। अब असेट्स में स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स आ जाते हैं। नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स को स्टूडेंट्स फिक्स्ड असेट्स भी बोला जाता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को आराम से समझना बेटा। फिक्स्ड असेट्स भी बोला जाता है। फिक्स्ड असेट्स 2 तरह की होती हैं बेटा, एक होती है टेंजिबल असेट्स और एक होती है इनटेंजिबल असेट्स। स्टूडेंट्स टेंजिबल असेट्स का मतलब है जिसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। आपके पास कंप्यूटर है स्टूडेंट्स घर पे? किसी के पास? है ना? आप कंप्यूटर को टच कर सकते हो बेटा? यस सर। फील कर सकते हो ना कंप्यूटर को? वो आपकी टेंजिबल असेट है। अच्छा, आपके घर पे फर्नीचर है स्टूडेंट्स सबके? यस सर। यस हाँ, तो फर्नीचर को टच कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स? यस। टेंजिबल। किसके किसके घर पे कार है? किसके किसके घर? सर। कार को टच कर Yes, सकते हो sir. ना? कार को Yes, टच कर sir. सकते हो ना? टेंजिबल है ना बेटा? लैंड टेंजिबल, बिल्डिंग टेंजिबल, गोल्ड टेंजिबल, सिल्वर टेंजिबल। जिनको आप टच कर सकते हो बेटा वो टेंजिबल असेट्स कहलाती हैं। फिर आती है स्टूडेंट्स इनटेंजिबल असेट्स, जो अदृश्य हैं, दिखती नहीं है, उनको हम लोग कहते हैं इनटेंजिबल असेट। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसी तो कौन सी असेट है जो दिखती नहीं है? ऐसी कुछ असेट्स जिसमें एक असेट है गुडविल। स्टूडेंट्स गुडविल को सिंपल टर्म्स में बोला जाता है रेपुटेशन। किसी फर्म की रेपुटेशन दिखती है बेटा कहीं पे? नो सर। रेपुटेशन दिखती है? नहीं दिखती है। स्टूडेंट्स जब वोडाफोन ने आइडिया कंपनी को टेक ओवर किया बेटा, तो आइडिया कंपनी की जो असेट्स थी, सपोज करो 9,000 करोड़ की थी, लेकिन वोडाफोन कंपनी ने उनको 12,000 करोड़ रुपया दिया। 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिया। किसका दिया? गुडविल का। वो दिखा कहीं पे? आइडिया के जितने स्टोर थे वो दिखे, आइडिया के जितने टावर थे वो वोडाफोन ने ले लिए, वो दिखे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको 3,000 करोड़ ज्यादा दिए। वो किसके? उनके रेपुटेशन। रेपुटेशन दिखी कहीं पे? नहीं।
इसलिए हम लोग उसको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स की लिस्ट में दूसरा आता है ट्रेडमार्क। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कहीं पे ऐसा सिंबल देखा, टी करके सर्कल किया हुआ, किसी ने किसी नाम के आगे पीछे देखा हो, देखा है किसी ने? सर टी नहीं आर देख। हाँ, वो एक ही बात है बेटा। आर का मतलब रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड इज व्हाट? इट इज ट्रेडमार्क। तो टी और आर इज द सेम थिंग, वो दोनों एक ही चीज है बेटा। तो ट्रेडमार्क, जब आप कोई चीज को रजिस्टर करते हो ना बेटा, उसके लिए आपको ट्रेडमार्क मिलता है। अच्छा, ये कौन सी कंपनी का साइन है? ऑडी। ऑडी का साइन है ना? क्यों पता चला? और किसी कंपनी का ये साइन है क्या? और किसी कंपनी का है ये साइन स्टूडेंट्स? इट इज रजिस्टर्ड। ये ऑडी कंपनी के नाम पे है, इसको ऑडी कंपनी के अलावा कोई यूज नहीं कर सकता बेटा। इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडमार्क, उन्होंने अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया। किसने किसने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज देखी है बेटा? उनकी सीरीज पूरी सर मैंने। जैनम ने देखी है। अच्छा, बाहुबली के 2 पार्ट है, वो देखे किसी ने? दोनों पार्ट 1, 2 यस सर, यस सर। देखे ना? सब लोगों ने देखे ना? कपिल सर को बाहुबली 3 बनानी है, कपिल सर बना सकते हैं? नो सर। नहीं, नो सर। वो रजिस्टर्ड है। जिस पर्सन ने 1 और 2 बनाया है वही 3 को बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रेडमार्क। जब आप किसी भी ऐसी चीज को जब आप अपने नाम पे रजिस्टर करा लेते हो बेटा, तब उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडमार्क। उसका एक दूसरा वर्जन भी बोला जाता है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है बेटा? जैसे मैंने कोई चीज बनाई या मैंने ऐसा कोई ऐप बनाया, तो मैं उस ऐप को, उस सॉफ्टवेयर को अपने नाम पे रजिस्टर करा दूंगा। उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स पेटेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पेटेंट। ये सब दिखते नहीं है बेटा, ये सब नहीं दिखते हैं बेटा। मैंने एक ऐप बनाया ग्रोसरी के लिए, grocerydekho.com, मैंने उसको अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया, ये हो गया पेटेंट। अब उसको कोई चुरा नहीं सकता। अगर मैंने उसको रजिस्टर नहीं कराया, मेरे रजिस्टर कराने से पहले किसी ने रजिस्टर करा लिया, तो वो उसके नाम पे चला जाएगा। फिर अगर मैं उसको रजिस्टर कराने जाता हूं, वो सामने वाला मेरे पे लीगल एक्शन ले सकता है। तो पेटेंट मतलब आप कोई भी चीज, कोई ऐप, कोई सॉफ्टवेयर जब डेवलप करके आप उसको अपने नाम पे रजिस्टर कराते हैं, वो आपका कहलाता है पेटेंट। ट्रेडमार्क इज सम लोगो। जब आपने कोई लोगो अपने नाम पे ले लिया, भाई हाँ ये लोगो अब मेरा, अब ये लोगो मैं किसी को नहीं दूंगा, वो ट्रेडमार्क कहलाता है। जब स्टूडेंट्स आप इसको कॉपी करने के लिए किसी को परमिशन देते हो बेटा, तो वो कहलाता है कॉपीराइट। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? कॉपीराइट। ये मोबाइल कपिल सर ने ढूंढा बेटा, कपिल सर ने इस मोबाइल को अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया, ये हुआ पेटेंट। अब गूगल वाला मेरे पास आया, कपिल सर आपने कोई फोन ढूंढा? मैंने बोला यस ढूंढा है। गूगल वाला बोलेगा सर हम आपसे वो आपका पेटेंट खरीदना चाहते हैं, या एक काम करो आप हमको उसको कॉपी करने का परमिशन दे दो, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। ओके, उसको हम लोग कहते हैं कॉपीराइट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसको कॉपीराइट। स्टूडेंट्स, आप लोगों में से कौन कौन वेब सीरीज देखता है बेटा? मैं नहीं देखता हूं, आप लोगों से पूछ रहा हूं। जैनम देखता है, ये जैनम सब देखते हैं ना? ऋत्वी, वेरी गुड। मैंने आज तक एक भी शायद वेब सीरीज नहीं देखी होगी, एक आध देखी हो तो देखी हो, बाकी मुझे याद नहीं है। चलो आप लोग बेटा, मेरे हिसाब से सब लोग ही देखते होंगे वेब सीरीज, लेकिन देखो बोल नहीं रहे कोई। स्टूडेंट्स, आप लोग देखोगे ना बेटा, कोई पर्टिकुलर वेब सीरीज अमेजोन पे होती है, लेकिन वो कहीं और नहीं होती है। करेक्ट हूं मैं बेटा? ऐसा ही होता है? हाँ नहीं सर, जो अमेजोन की ओरिजिनल होती है ना, वो अमेजोन पे होगी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, जो अमेजोन की ओरिजिनल होगी वो अमेजोन पे होगी, वो कहीं और नहीं होगी। ऐसा ही है ना बेटा? नहीं सर, वो कहीं और। क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया बेटा? कॉपीराइट नहीं किया। मतलब उन्होंने उसका कॉपी करने का किसी और को परमिशन नहीं दिया है।
तो अगर अमेजोन कोई वेब सीरीज बनाता है बेटा, या सपोज करो मैं कोई मूवी बनाता हूं और वो मूवी में फिर अमेजोन को कॉपी करके उनके मतलब उनका जो ऐप है अमेजोन वीडियोस है, जो भी अमेजोन प्राइम, उस पर मैं उनको चलाने का परमिशन दे देता हूं, वो मेरा कहलाता है कॉपीराइट। तो स्टूडेंट्स, दो तरीके की फिक्स्ड एसेट्स, उसको टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिनको आप टच कर सकते हो वो आपकी टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं, इंटेंजिबल जिनको आप टच नहीं कर सकते हो वो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। बेटा क्लियर हो गया टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स सबको? यस सर। आगे बढ़े स्टूडेंट्स। यस सर। नॉन करंट एसेट्स के बाद सेकंड जो आती है बेटा वो आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? जिनका ड्यूरेशन लेस देन 12 मंथ्स होता है, मतलब जो रोज का रोज चेंज होते रहते हैं। जैसे कि हमारे पास जो कैश पड़ा है, हमारा जो बैंक में बैलेंस पड़ा है, फिर हमारे जो डेटर्स हैं, डेटर्स मतलब जिनको हम लोग गुड्स बेच रहे हैं बेटा, आज किसी को 40 के गुड्स बेचे, कल किसी को 50 के गुड्स बेचेंगे, कल किसी को 30 के गुड्स बेचे थे, तो उन सबको हम लोग डेटर्स कहते हैं, क्योंकि हमको उनसे पैसे लेने होते हैं, उनको हम लोग डेटर्स कहते हैं। तो ये ऐसे ना बेटा जिनका बैलेंस रोज चेंज होता रहता है, तो जिनका बैलेंस 12 महीने से पहले हमारा चेंज होता रहे उसको हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स मैं क्लियर हूं बेटा सबको? यस सर। स्टूडेंट्स तीसरी जो असेट्स आती हैं वो आती है फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसी असेट्स जो पेमेंट अपन एक ही बार करेंगे लेकिन उसका फायदा हमको कई सालों तक मिलता रहेगा, उनको हम लोग कहते हैं फिक्टिशियस असेट्स। आप लोग बेटा रास्ते पे जाते हो तो होर्डिंग्स देखते हो बेटा? होर्डिंग्स देखते हो? बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई होती है ना? यस सर। सपोज करो बेटा मैंने कोई एक होर्डिंग का 5 साल का पैसा दे दिया। अब इसका मतलब क्या होता है? वो होर्डिंग अब 5 साल तक कब मिल सकती है। अब मैं 5 साल तक वहां पे कुछ लगाऊं या ना लगाऊं वो मेरे पे है। इसको हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि आपने अब ये 5 साल का पैसा दे दिया, अब आपको जो करना है जाके करो, कंपनी आपको कुछ नहीं बोलेगी। आपको ये 5 साल तक फाड़ के फेंक देनी है, फाड़ के फेंक दो, अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाओ, किसी और की एडवर्टाइजमेंट लगाओ, कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। आपने 5 साल का पैसा उनको दे दिया, अब वो 5 साल तक होल्डिंग आपकी है। तो कोई भी ऐसा पेमेंट जो आप लंबे ड्यूरेशन के लिए करते हैं बेटा, जिसका फायदा आपको लंबे ड्यूरेशन तक मिलता है, वो आपकी फिक्टिशियस असेट्स कहलाती हैं। इसी कैटेगरी में दूसरे आते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा? जब कोई भी कंपनी चालू होती है या कोई फर्म चालू होती है तो उसके लिए कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, और वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हमको कई सारे एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं। तो उन सभी एक्सपेंसेस को हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। अब ये एक्सपेंस जब तक आपकी फर्म चलने वाली है तब तक आपको एक ही बार पे करना है, ये आपको बार बार पे करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार, वंस इन अ लाइफ टाइम। तो एक ही बार पे किया लेकिन उसका बेनिफिट हमको सालों सालों तक मिलेगा, वो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। क्लियर हो बेटा में स्टूडेंट्स? सर आप एक एग्जांपल दे सकते हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का? देखो बेटा, जैसे आपने कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो बेटा, तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको 3 मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। बिना इन 3 डॉक्यूमेंट्स के कोई कंपनी स्टार्ट नहीं होती है। अब ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आपको किसी कंपनी सेक्रेटरी को हायर करना पड़ेगा, जो आपको ये डॉक्यूमेंट्स बना के देगा और उसका वो पैसा लेगा। लेकिन वो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, एक ही बार आपसे पैसा लेगा, एक ही बार वो आपको ये डॉक्यूमेंट्स बना के देगा। अब ये डॉक्यूमेंट्स लाइफ टाइम तक आपके, तो इनको हम लोग कहते हैं बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जो एक ही बार आप पे करो लेकिन उसका फायदा आपके बिजनेस को सालों साल तक मिलता रहे, वो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। क्लियर बेटा अनोखी? यस सर। ओके
स्टूडेंट्स ये पूरा लिस्ट लिख दो बेटा आप लोग, लायबिलिटीज का और असेट्स का। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा कोई असेट लायबिलिटी में तो मेरे को पूछ लो बेटा आप लोग। इसके नोट्स मैं आज आप लोगों को भेज दूंगा बेटा रात को ग्रुप में, उसको पढ़ना चालू कर देना। इसको नोट डाउन भी कर लो बेटा, और इसमें से कुछ पता नहीं चलता तो मेरे से पूछ भी लो बेटा। सर आपने करंट एसेट्स के एग्जांपल्स क्या लिखे हैं? करंट असेट्स में ब्रैकेट में लिखा है लेस देन 12 मंथ्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स। सर यस बेटा। सर आपने बोला था ना कंपनी को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एक बार रिपीट करो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। ये 3 डॉक्यूमेंट्स कंपनी को चाहिए होते हैं बेटा। बिना इन 3 डॉक्यूमेंट्स के कोई भी कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती बेटा। और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं CS, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। स्टूडेंट्स बोर्ड वाला नोट डाउन हो गया बेटा सबका? स्टूडेंट्स बोर्ड वाला नोट डाउन हो गया बेटा सबका? यस सर। हाँ, ऐसे बोलो बेटा तो पता चले। स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने बेटा 6 टर्म्स डिस्कस किए। मैं आप लोगों को बेटा आज रात को इसके शीट भेज दूंगा। ये 6 आप लोगों को अपन 6 7 करके डिस्कस करेंगे बेटा, क्योंकि एकदम से सारे डिस्कस करेंगे बेटा तो दिमाग में कंफ्यूजन होगा, अपन आराम से जाएंगे। तो मैं आज आप लोगों को एक शीट भेज दूंगा रात को। शीट को जो मैंने टर्म्स, उसमें क्या आगे पीछे होगा बेटा, तो जो टर्म्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए वो टर्म्स आप लोग एक बार आज रात को घर पे अच्छे से रीड करेंगे। परसों के लेक्चर में जो टर्म्स आपको नहीं पता चले आप लोग मुझसे वो पहले पूछेंगे बेटा, उसके डाउट्स हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद परसों के लेक्चर में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। पहले मुझे बेटा 6 टर्म्स
हम लोगों ने 6 टर्म्स डिस्कस किए। पहला बिजनेस ट्रांजेक्शन, दूसरा कैपिटल, तीसरा ड्राइंग्स, उसके बाद चौथा था सर दूसरा अकाउंट। बिजनेस ट्रांजेक्शन, हाँ सॉरी, बिजनेस ट्रांजेक्शन, सेकंड वाज अकाउंट, थर्ड वाज कैपिटल, फोर्थ वाज ड्राइंग्स, फिफ्थ वाज लायबिलिटीज एंड सिक्स्थ वाज असेट्स। ये 6 टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए बेटा। इन 6 में से अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो पहले मेरे से अभी भले पूछ लो बेटा। डन स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को आज शीट शेयर कर रहा हूं बेटा रात को ग्रुप में। परसों तक इन 6 टर्म्स को आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे, उनके अपन डाउट सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग परसों आगे बढ़ेंगे। क्लियर हूं मैं बेटा बच्चों? एम आई क्लियर? यस सर। ओके, तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं स्टॉप कर रहे हैं बेटा, बाकी अपन फिर परसों कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स, एंजॉय। बाय सर। बाय सर। बाय Thank you, sir. बाय Bye, sir. बाय बेटा।